हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया ताप पर कैसे निर्भर होती हैं और ताप बढ़ाने से इसमें क्या होता है। आइए देखिए। जैसे H2 और Cl2 है, ये रिएक्शन करके 2HCl बनाती हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया डायरेक्ट संपन्न नहीं होती है, इनके बीच में, इनके अणुओं और परमाणुओं के बीच में टक्कर होती है। जब ये टक्कर होते हैं तो इनके बीच बांध टूटता है। अब बांध टूटने के बाद दूसरे के साथ बांध जुड़ता है। इसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद आपका उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जितनी अभिक्रिया में टक्कर होगी, टक्कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रभावी टक्कर, दूसरा अप्रभावी टक्कर, ठीक है। प्रभावी टक्कर में ही आपके अभिक्रिया का उत्पाद बनता है, अप्रभावी टक्कर में अभिक्रिया का उत्पाद नहीं बनता है। इन चीजों को, ये परमाणु, ये अणु जितने आपस में टकराएंगे उतना ही उत्पाद बनेगा। परंतु अगर इसमें हम ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने के बाद अभिक्रिया का जो वेग होता है, यह प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है कि अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है। यानी कि यदि किसी अभिक्रिया में अगर 10 डिग्री तापमान बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है, ठीक है। परंतु ये भी सत्य है कि परमाणुओं का जो टक्कर होता है वह 2 से 3% ही बढ़ता है, टक्कर ज्यादा नहीं बढ़ता है। परंतु यदि हम ताप बढ़ाएं तो इसके वेग जरूर बढ़ जाते हैं। इनके वेग लगभग जो होते हैं 2 गुना के आसपास में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं। बस यही खास था कि यदि अभिक्रिया के वेग में तापमान की वृद्धि कर दिया जाए अभिकारक में, तो आपके उत्पाद बनने की जो प्रोसेस होती है, जो दर होता है, वह लगभग 2 गुना हो जाता है। आइए जैसे देखते हैं। अणुओं का अंश मान लेते हैं कि हमारा T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये हमारी ग्राफ बन रहा है, ठीक है। इसको हम ये कहते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। ये T डिग्री सेंटीग्रेड पे है, T डिग्री सेंटीग्रेड पे। यदि हम इसमें तापमान की वृद्धि कर दें, तो तापमान की वृद्धि कर देंगे तो ये इतना, ये अभी फिलहाल इतना बना था, मान लेते हैं यहाँ पे T डिग्री है, T1 है, या T डिग्री मान लेते हैं, इतना बना था उत्पाद के रूप में, ठीक है। और जैसे ही हमने बढ़ाया 10 डिग्री इस पे सेंटीग्रेड तापमान, तो ये बन के इस तरह से आ गया, अर्थात इसके लगभग 2 गुना बन गया है। इसका जो तापमान है T डिग्री प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसकी जो ये है ये हो जाएगा, इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया, ठीक है। ये आपका ये है, ये मतलब होता है संकीर्ण ऊर्जा। आगे जो आपको बताऊंगा कि संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है। तो ये आपको याद रखना है कि अभिक्रिया के वेग ताप पर निर्भर करते हैं, ठीक है। यदि तापमान बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है, ठीक है। ये मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र इसे कहा जाता है। आइए देखते हैं, इसे लिख लेते हैं। देख लीजिए, लिखा गया है कि प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने
अभिक्रिया का वेग में ताप बढ़ाने पर परिवर्तन होता है, ताप बढ़ाने पर परिवर्तन होता है। यदि तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। ये माना गया है, ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला है आपका सक्रियण ऊर्जा। इसको हम लोग देखें कैसे क्या होता है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा आज इसे खत्म ही कर दिया जाएगा। सक्रियण ऊर्जा, जैसे इसके बारे में जानिए। जैसे H2 प्लस Cl2 है, आफ्टर रिएक्शन 2HCl बना रहा है, तो इनके बीच में आखिर होता क्या है। देखिए H2 का मतलब हुआ ऐसे, Cl2 का मतलब ही ये बांड के द्वारा, सिंगल बांड के द्वारा कनेक्टेड। अब खास बात क्या होती है ना कि जब इनके बीच में, अणुओं के बीच में जब टक्कर प्रारंभ होता है तो ये बांड धीरे धीरे टूटता है, इधर से धीरे धीरे जुड़ता है। उसी तरह से ये बांड इधर से धीरे धीरे टूटता है और इधर से धीरे धीरे जुड़ता है। अर्थात ये आपका इस तरह से संरचना बनता है, इस तरह से ये टूट रहा है, इधर से Cl भी इधर से टूट रहा है और इधर से H इसके साथ जुड़ भी रहा है, H इसके साथ जुड़ रहा है। इनको कहा जाता है, ये तो आपका अभिकारक हो गया, अभिकारक। ये मध्यवर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती। फिर ये अगला प्रोसेस में क्या होता है कि ये टूट जाता है इधर से, इधर से जुड़ जाता है, इधर से जुड़ जाता है। ये दोनों मिलकर के आपका क्या बना लेते हैं? 2HCl बना लेते हैं। इस तरह से आपका अभिक्रिया होती है। तो ये आपका उत्पाद हो गया। ये क्या हो गया? उत्पाद। खास बात यह है कि अभिकारक से मध्यवर्ती तक बनने में जो भी ऊर्जा व्यय होती है, चाहे जो भी ऊर्जा लगती है, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। ये है आपका अभिकारक, ये है मध्यवर्ती। यहां से यहां तक बनने में जितनी ऊर्जा लगेगा वही आपका क्या कहलाएगा? सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, इसे ईए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे? सक्रियण ऊर्जा को ईए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अभिकारक अभिकारक से मध्यवर्ती तक बनने में मध्यवर्ती तक बनने में जितना ऊर्जा लगता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे ये से प्रदर्शित करते हैं। ये से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका ग्राफ आप देखना चाहते हैं तो ग्राफ भी मैं बना दे रहा हूं।
अभिक्रिया निर्देशांक, और ये आपका ऊर्जा है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा अभिकारक है और ये बनना प्रारंभ हो गया, यहाँ पे आकर के बन गया, ये जो होगा ना, यही आपका क्या कहलाएगा, संक्रियण ऊर्जा कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब समझ में आता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जब ऊर्जा व्यय होती है, बाहर निकलती है, मुक्त होती है, इन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि जब ऊर्जा अवशोषित होती है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो ऊष्माशोषी कहलाएगी। ठीक है, इसमें भी प्रोसेस होता है, क्योंकि अभिक्रिया संभव होगी तो ऊर्जा बाहर निकलेगा ही, या ऊर्जा अवशोषित भी होगी, इसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्रम से। यानी कि ऊर्जा मुक्त हो रही है तो ऊष्माक्षेपी, ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो ऊष्माशोषी। दूसरा है आर्हेनियस समीकरण, चेक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आर्हेनियस समीकरण बता रहे हैं। आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा आर्हेनियस समीकरण को, क्योंकि आर्हेनियस समीकरण टोटल कैलकुलेशन है और इसके आधार पे आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे ध्यान से देखिएगा। आर्हेनियस समीकरण ए बराबर जो होता है ए ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी, ये होता है, जहां पर लिखेंगे कि वेग नियतांक। ठीक है, ए आर आर्हेनियस नियतांक, ई चरघातांकीय, चरघातांकीय, ई ए सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। इसके बाद है आर गैस नियतांक, टी तापमान, ये होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ लाग लेते हैं इस समीकरण एक मान। समीकरण एक में दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, एल लिया जाता है पहले रसायन विज्ञान में, एल एन के, एल एन ए ई के पावर माइनस ई ए बटा में आर टी। ठीक है, एल एन के बराबर हो जाएगा एल एन ए प्लस एल एन ई के पावर माइनस ई ए बटा आर टी। अभी यहाँ क्यों हुआ, मैंने पिछली आप पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि अगर ए ई ये दो पद हैं तो इनके बीच में गुणा रहता है तो प्लस हो जाता है। अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से हो गया। अब ये घात का घात है बाबू ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, गुणांक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल एन के बराबर एल एन ए, ये माइनस हो जाएगा ई
ए बटा आर टी एल एन ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा आपका एल एन ए के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बटा में आर टी या गुणे एक। एल एन ई का मान एक होता है, तो एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बटा आर टी। ये हो गया आपका आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे लिख दो साइड में, जहां एल एन ई बराबर 1 होता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा चीर फाड़ करते हैं। ठीक है, यदि यदि के यदि के बराबर K1, तो यहां से T बराबर भी हो जाएगा क्या, T1 होगा। ठीक है, K बराबर K2 लेते हैं तो T बराबर आपका क्या हो जाएगा, T2। इस तरह से ये हो जाएगा आपका एल एन K1 बराबर एल एन ए माइनस ये बटा आर टी वन। समीकरण नंबर 2 मान लो इसे। यदि के की जगह पे K2 ले रहे हैं, एल एन K2 बराबर, तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस ये बटा आर टी टू। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को हल करते हैं। समीकरण 2 माइनस 1 कर दे रहे हैं, इक्वेशन 2 माइनस 3 है, सॉरी 2 माइनस 3 करते हैं। ये होगा तुम्हारा एल एन के टू माइनस एल एन के वन बराबर एल एन ए माइनस ये बटा आर टी टू माइनस एल एन ए, ये आपका हो जाएगा प्लस ये बटा आर टी वन। इसे ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस से ब्रेक करेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। एल एन के टू माइनस एल एन के वन बराबर ये हो, इसको पहले ले लो, ई ए बटा आर टी वन, ये आपका माइनस हो जाएगा ई ए बटा में आर टी टू। ई ए बटा आर कॉमन हो जाएगा दोनों तरफ से, ये हो जाएगा आपका एल एन के टू बटा के वन। माइनस है तो बटा हो जाएगा, फार्मूले में मैंने लिखवाया था, इसे देख लीजिएगा ठीक से। अब ये हो जाएगा, यहाँ से ई ए बटा आर कॉमन कर लेंगे तो ये एक बटा टी वन ना माइनस एक बटा हो जाएगा टी टू। एल एन के टू बटा के वन बराबर ई ए बटा आर, यहाँ से टी वन टी टू कॉमन हो जाएगा, टी वन से टी वन कैंसिल, टी टू माइनस टी वन हो जाएगा ये वाला। आगे लेके चलो, एल एन के टू बटा के वन बराबर हो जाएगा ई ए बटा में आर टी टू टू माइनस टी वन बटा में टी वन टी टू। एल एन को लॉग में बदल दो, लॉग में बदलते हैं तो 2.303 से गुना करते हैं, ये हो गया लॉग के टू बटा के वन बराबर ई ए बटा में आर टी टू माइनस टी वन बटा में टी वन टी टू। इसको इधर लेके आ जाओ, ये गुणा है तो इधर भागा हो जाएगा आकर के, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग के टू बटा के वन ई ए बटा में 2.303 आर टी टू माइनस टी वन बटा में टी वन टी टू। ये था आपका जो न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। एक और छोटा सा हेडिंग है, अभिक्रिया वेग की उत्प्रेरक पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की उत्प्रेरक पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक की निर्भरता।
अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक की निर्भरता। याद रखिएगा कि अभिक्रिया के वेग उत्प्रेरक पर भी निर्भर करते हैं, लेकिन खास बात यह है कि उत्प्रेरक जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मंद उत्प्रेरक, दूसरा होता है पर उत्प्रेरक। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे आपका पर उत्प्रेरक ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता है। अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक की जो निर्भरता होती है वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये बात हमको इसमें जानना है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक यूज किया जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी कि अभिक्रिया का दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। यही था आपका उत्प्रेरक वेग की अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक की निर्भरता। बहुत ही छोटा सा था, और भी इसके बारे में जानना है तो मैं आप लोगों को उत्प्रेरक संबंधी चीजें आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग में यदि उत्प्रेरक का यूज किया जाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग बढ़ जाता है। ये माना गया है, प्रयोगों द्वारा इसे सिद्ध किया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज कि इस चैप्टर का इससे समाप्त हो गया, और इसका न्यूमेरिकल जो मैं बताऊंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तब इसका न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आर्हेनियस समीकरण से लिखवाया है। एक और मेरा चैनल है, उस पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि @ फिर हाइफन देना यहाँ पे, और F6W। इस पे मैं अकार्बनिक नहीं कार्बनिक रसायन को पढ़ा रहा हूँ। उस पर जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा मन लगेगा बताने में भी और समझाने में भी। धन्यवाद।